इसे सर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करके केंद्र सरकार और शिंदे सरकार नित भाजपा, लेकिन एनसीआरसी की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में आए दिन 6 से 8 महिलाओं पर यौन शोषण के और आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय समाज पक्ष का क्या स्टैंड है? हमारा जो एजेंडा है उसमें एक अहम मुद्दा है और मैं आपके चैनल को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया है। मणिपुर देखिए, दिन दहाड़े हमारे बहना को विवस्त्र करके रास्ते पे उतारा गया, लेकिन वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी तक नहीं गए। दूसरी बात ये मैं प्राध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पीसे राष्ट्रीय समाज पक्ष का प्रत्याशी हूँ नागपुर दक्षिण 53 विधानसभा से, और मुझे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी बहुजन पार्टी, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन मोर्चा, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ, इनके समेत बहुत सारे समविचारी पक्ष एवं जो सामाजिक संगठनाएं हैं उनका समर्थन है। ये जो महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 जो 20 नवंबर को संपन्न होने जा रही है, वहाँ पे मैं 53 नागपुर दक्षिण का प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनावी चिन्ह है एप्पल, सफरचंद, सेब, जो सेहत के लिए, चाहे फिर वो व्यक्ति की सेहत हो, परिवार की सेहत हो, समाज की सेहत हो या देश की सेहत हो, उसके लिए बहुत अत्यावश्यक है। और वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से भारत की राजनीति करवटें ले रही है, विशेषकर महाराष्ट्र में जिस प्रकार की लोकशाही की हत्या हो रही है, वो ध्यान में रखते हुए ये जो मेरा यहाँ पे उम्मीदवारी है वो काफ़ी लोगों को खटक रही है। विशेषकर दक्षिण नागपुर ये मिक्स बेल्ट है, यहाँ पे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, यहाँ तक कि धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सभी का मिला जुला ये बेल्ट है। पिछले 2019 के इलेक्शन में भी मैं यहाँ से प्रत्याशी था और आपके आशीर्वाद के अनुरूप मैं वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस मैंने दिया, तीसरे नंबर के पोजीशन पे था। और मेरा मानना है कि उसी प्रकार का समीकरण आज भी है। जो वर्तमान बीजेपी के प्रत्याशी है आमदार मोहन मते जी, उसके साथ में जो अगेंस्ट है वो है कांग्रेस के गिरीश पांडव जी। ये दोनों मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, ये मेरा मानना है। मेरी जो लड़ाई है वो संविधान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने जो हमको संविधान दिया, वो संविधान ये मानता है कि इस देश में सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होनी चाहिए, समतामूलक समाज निर्माण होना चाहिए, लेकिन ऐसा 70-75 सालों में नहीं हुआ, ये हकीकत है। जो भी बड़े पक्ष है उनका एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया है कि भाई जो जीतने वाला है उसको हम खड़ा करेंगे। अब जीतने वाले आदमी का हम कैरेक्टर नहीं देखते, किसने किस प्रकार से पैसे कमाया, उसका सोशल कैरेक्टर क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जो भी आर्थिक स्रोत है उसकी जननी क्या है, ये ना समाज देखता है, ना वोटर देखता है, ना पक्ष देखता है। वो चाहता है कि वो ताकतवर आदमी है, लेकिन वो ताकत कैसे आई, कहाँ से आई। अब जो मेरे खिलाफ प्रत्याशी है, लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन में निर्वाचन आयोग ने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं कि भाई उस व्यक्ति का किरदार कैसे होना चाहिए, उसका सोशल कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और 3 बार हमको पब्लिश करने के लिए बताया गया है। अब मेरे बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मेरे खिलाफ जो बड़े ताकतवर जो प्रत्याशी है उनके बारे में
आप किसी को भी पूछिए, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर वो अपना सोशल कैरेक्टर वो पब्लिश करते हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में अगर उनकी कोई केसेस है वो अगर करते हैं, तो वोटर ने भी पूछना चाहिए कि भैया आपके बारे में ये कैसे केसेस कैसे आई, क्यों आई, और आप कन्विक्ट हो या नहीं हो, ये सब पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मान के चलो कि मैं मेरे लड़की का और लड़के का कहीं रिश्ता तय करता हूँ, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि वो लड़का या मेरे घर में आने वाली बहू किस परिवार से है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, चाल चलन कैसा है, पैसा अगर माँ बाप के पास में है या लड़का कमाता है तो वो कहाँ से कमाता है, ये भी हम देखते हैं। लेकिन बदकिस्मत ऐसी है इस भारत देश की, जिन महापुरुषों ने हमको आदर्श सिखाए और इथिकल पॉलिसी या हर क्षेत्र में काम आती है। इथिकल पॉलिसी ये पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए, नीतिमत्ता जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए। लेकिन जितना वो आदमी भ्रष्ट, जितना वो कैरेक्टरलेस, जितना वो भ्रष्टाचारी, जितने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस, वो ताकतवर उम्मीदवार, ये हमारे लोकशाही की एक धारणा, गलत धारणा बन चुकी है और उसको छेदना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं मानता हूँ कि वर्तमान में ये जो इलेक्शन जो महाराष्ट्र का होने जा रहा है, ये जाति के ही आधार पे जाने वाला है, आरक्षण के मुद्दे पे जाने वाला है, जनगणना के मुद्दे पे जाने वाला है, रोजगार के मुद्दे पे जाने वाला है, लाड़की बहना, लाड़के दामाद, लाड़के समधी, ये कोई मायने नहीं रखता। हमारा सबसे अगर लाडला कोई है तो मतदार है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको मतदान का अधिकार दिया है, अपना मत किस व्यक्ति को दे ये हमको तय करने का अधिकार दिया है, तो वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि राहुल जी आ गए, अभी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता आएंगे और दोनों कहते हैं कि भाई हमको संविधान की रक्षा करना है। संविधान की रक्षा करने की बात करने वाले संविधान की सरेआम हत्या कर रहे हैं। राहुल जी परसों आके गए और उन्होंने संविधान की किताब दिखाई। अब वो कौन से कलर की है, क्या है, ये बात की बात है। अब वो अंदर से खाली थी या भरी थी, ये बात की बात है। लेकिन संविधान का आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन राहुल जी के वक्तव्य में कहीं मैंने और आपने भी शायद भारत ये शब्द सुना नहीं, वो हिंदुस्तान ही कहते हैं। ये हिंदुस्तान अगर आर्टिकल 1 में है ही नहीं, संविधान में है ही नहीं, तो आप क्यों इस्तेमाल करते हो और संविधान की रक्षा करने की बात आप कैसे करते हो? ये मेरा सवाल उनसे है। दूसरा सवाल, भारत के सबसे वर्तमान स्थिति में लाडले जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो संविधान के तहत ही चुन के आए हैं और संविधान ने जो आरक्षण का, ओबीसी का जो तबका निर्माण किया, उसी के माध्यम से वो चुन के आए हैं। लेकिन वो ओबीसी की जात न्याय जनगणना नहीं करते। वो भी जब संविधान की बात करते हैं कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो भी अपने वक्तव्य में हिंदुस्तान ही कहते हैं। जो संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, उसके ऊपर उनका कोई वक्तव्य नहीं है। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि दोनों पार्टियों को, उनके संगठन को और उनकी आघाड़ियों को और उनके जो बड़े लाडले वोटर्स हैं उनको, कि भाई आप उनको ये पूछे कि भाई संविधान की परिभाषा आपके नज़र में क्या है। आप जात न्याय जनगणना करो, चाहे फिर वो उछले जाति का हो या छोटे जाति का हो, वो सवर्ण हो या कोई सामान्य परिवार का हो, सभी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का कैंडिडेट हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय महादेवराव जी जानकर, इन्होंने 1.5 साल पहले जब जंतर मंतर में ओबीसी की जात न्याय जनगणना के लिए वहाँ पे धरना आंदोलन दिया, तो विदर्भ की अगुवाई मैंने की थी। उस वक्त राहुल जी का मंच हमारे मंच के बाद में था, हमारा पहले था और उनका बाद में था। हमने उनको मेल भी भेजा, हार्ड कॉपी भी भेजी और प्रत्यक्ष हमने उनको रिक्वेस्ट भी की कि जात न्याय जनगणना के बारे में कांग्रेस पार्टी की राय क्या है, वो आप हमारे मंच पे आके बताइए। लेकिन उन्होंने मंच पे आना तो छोड़ो, नज़र भी नहीं घुमाई
और आज वो कहते हैं लोकसभा इलेक्शन के दौरान और अभी कि हम इस देश के संविधान को बचाएंगे, ओबीसी की जातीय जनगणना करेंगे, 50% की जो कैप है वो हटाएंगे। तो जब तक आप सत्ता में थे तब तक आपने ये क्यों नहीं किया? अभी भी आपकी कर्नाटका और तेलंगाना में सत्ता है तो वहां आप क्यों नहीं करते हो? ये हमारा सवाल है। दूसरी बात, लोकसभा में आपने जो कैंडिडेट्स उतारे उसमें कितने जातियों के कैंडिडेट थे, किस तबके को आपने प्रतिनिधित्व दिया, उसमें ओबीसी कितने थे, सही ओबीसी कितने थे, और एक विशिष्ट परिवार के या संप्रदाय के या विशिष्ट समुदाय के कितने थे, ये आप बताइए। आपके साथ में जो दूसरे प्रत्याशी दल है उन्होंने भी बताना चाहिए कि आपने किस किस घटक को उम्मीदवार दिए। मैं ये कहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो करीबन 23 अलग अलग जातियों के हैं। भले ही हमने 90-95 उम्मीदवार उतारे हैं अलग अलग संगठनों के माध्यम से, लेकिन हमने 25-26 अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, यहाँ तक कि सवर्ण भी है। दूसरी बात है कि पृथक विदर्भ, ये हमारा नारा है, जिसके लिए आदरणीय जानकर साहब ने जब वो विधान परिषद सदस्य थे तब कई बार हाउस में ये बात उठाई। महिला सशक्तिकरण, महिला रोजगार, जो युवा वर्ग है उसको रोजगार मिले, जो काश्तकार है उनके जो भी उत्पाद है उसको एमएसपी मिले, कोई काश्तकार, कोई खेतीहर मजदूर या किसान आत्महत्या ना करे, ये हमारी नीति है। और इस नीति के तहत सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो ठेला चलाने वाला या रिक्शा चलाने वाला बंदा हो या कोई कलेक्टर का लड़का हो, वो एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। समान शिक्षा, समान अवसर और समान संधि जो संविधान कहता है वो हमारा एजेंडा है। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें पीछे सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनावी रेवड़ियां बांटना सरकार बंद करे, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव के एंड मौके के पहले महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना चालू की, जिस पर विपक्ष ने, कांग्रेस ने बात उठाई, और फिर शिंदे सरकार ने लाड़का भाऊ योजना चालू की। लेकिन अब दोनों, कांग्रेस और भाजपा, ये तय कर रहे हैं कि हमारी सरकार में लाड़की बहन योजना को 1500 की जगह आने पर 2100 दिए जाएंगे, और वही कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या दिया जा रहा है कि हम 3000 रुपए आपको बहनों को देंगे। ऐसे में राष्ट्रीय समाज पक्ष की अगर मैं भूमिका जानना चाहूं तो वो कैसे पब्लिक को, आम जनता को अवेयर करेगी कि इस तरह के लोक लुभावने प्रलोभन से कैसे बचे? देखिए, राष्ट्रीय समाज पक्ष की अपनी एक नीति है। जो भी फिलहाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो दावे कर रहे हैं वो झूठे दावे हैं, और मुझे तो लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इन दोनों जो मेन प्लेयर्स है उनके ऊपर कटाक्ष करना चाहिए कि भी आप 1500 रुपये दे रहे थे लाड़की बहना को, अभी आप 2100 कर रहे हो। इधर राहुल जी ने कहा कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो 3000 देंगे। हमारा सवाल ये है कि ये पैसे आप लाएंगे कहाँ से? पहले आप आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताइए। हम टैक्स पेयर है सर, मैं पेंशनर आदमी हूँ, टीचर था, प्राध्यापक था, रिटायर्ड हूँ, लेकिन जो भी मुझे पेंशन मिलती है तो मैं पेंशन का बहुत सारा हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता हूँ। ये किसको अधिकार दिया है गवर्नमेंट को या इस सरकार को कि हमारे टैक्स का पैसा आप किसी को फ्री में बांटे बगैर हमको पूछे? आप ये नहीं कर सकते। पहले आप ये बताइए कि भाई आप ये पैसा लाओगे कहाँ से? हकीकत यह है कि जो भी सामाजिक न्याय की योजनाएं थी वहाँ का पैसा लोगों को नहीं दिया गया है। अभी भी मेरे रिटायरमेंट के बाद में 5 साल हो गए, 6 साल हो गए मुझे रिटायरमेंट होके, लेकिन मेरा जो बकाया अभी भी गवर्नमेंट की तरफ है उसमें से जो 7वां वेतन आयोग के बाद में जो डिफरेंस तो था हमारा, वो डिफरेंस का अभी भी 2 किस्त मुझे नहीं दी गई। तो पहले आप हमको हमारे पैसे दीजिए, पेंशनर को पुरानी पेंशन स्कीम लागू कीजिए। ये बगैर किए अभी हालत ऐसी है कि खेतीहर मजदूर नहीं मिल रहा है, खेती में काम करने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप लोगों को फुकट में रेवड़ियां बांट रहे हो। अगर आपको बांटना है तो पहले आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बताइए। आपको अगर इतना ही शौक है और इतनी बहनाएं और भाई
आपको इतने लाडले हैं तो आपका जो भ्रष्टाचार का जो कमाई हुआ पैसा है उसमें से आप दीजिए, हमारे टैक्स में से आप वो नहीं दे सकते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये दोनों पार्टियों के नुमाइंदों को सख्त नोटिस बजाना चाहिए कि पहले आप ये रेवड़िया बांटना बंद करो। और दूसरी बात यह है कि अभी तो आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगने के बाद में भी अगर आप ऐसे नारे देते हो तो यह गलत है। हमारा घोषणा पत्र ये कहता है कि हम पृथक विदर्भ के साथ में छोटे राज्य बनाएंगे, ओबीसी प्रवर की जाति है जनगणना करके सभी प्रवर, चाहे फिर वो सवर्ण हो या दलित वर्ग हो, वंचित हो, सभी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। सुदृढ़ कुटुंब समृद्ध राज्य ये हमारी योजना है। सामाजिक समता समृद्ध राज्य ये हमारी योजना है। संपन्न शेतकरी यानी कोई भी काश्तकार आदमी को जब वो बीज बोता है तो तब से उसको सहायता मिले और कोई भी आत्महत्या करने की कगार पे नौबत पे ना आए। उसको आप, अगर मैं 60 साल के बाद में रिटायर्ड होता हूँ तो मुझे पेंशन मिलती है, तो खेतीहर इंसान भी 60 साल के बाद में काम करने की वो क्षमता नहीं रखता है, उसको भी 6,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, ये हमारी धारणा है। पीछे सर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करके केंद्र सरकार और शिंदे सरकार नित भाजपा, लेकिन एनसीआरसी की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में आए दिन 6 से 8 महिलाओं पर यौन शोषण के और आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय समाज पक्ष का क्या स्टैंड है? हमारा जो एजेंडा है उसमें एक अहम मुद्दा है और मैं आपके चैनल को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया है। मणिपुर देखिए, दिन दहाड़े हमारे बहना को विवस्त्र करके रास्ते पे उतारा गया, लेकिन वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी तक नहीं गए। दूसरी बात यह है कि हर गांव में, हर जिले में, हर मोहल्ले में रोज हादसे हो रहे, फिर वो 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची से लेके तो 70 साल की बुजुर्ग महिला पर भी अगर अत्याचार हो रहे हैं तो महाराष्ट्र का हमारा गृह विभाग कर क्या रहा है? जो भी बच्चियां स्कूल में जाने वाली है, कॉलेज में जाने वाली है, माँ बाप डरते हैं कि भी शाम को आई तो वो सही सलामत आ रही या नहीं है, लेकिन हमारा गृह मंत्रालय उस पर कोई काम नहीं करता है। मुझे लगता है कि सक्षम महिला और महिला सशक्तिकरण सिर्फ आप उनको 1,500 रुपये या 2100 रुपये देके उनको सशक्त नहीं बना रहे हो, आप उनको रोजगार दो, उनको स्वाभिमानी बनाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो और आप उनको हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान दो, चाहे फिर वो नौकरी हो, रोजगार हो या कोई व्यवसाय हो या अर्थार्जन का कोई भी माध्यम हो या फिर राजनीति हो। आप कितने महिलाओं को आपने उम्मीदवारी दी ये बताइए? कितने महिलाएं आपने राजकारण में उतारी या आपके अभी आमदार के कैंडिडेट है ये बताइए? हमारा नारा है सक्षम महिला समृद्ध राज्य। महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में, क्योंकि आज के हालत में वो 50% है, तो 50% महिलाओं को हर क्षेत्र में समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय समाज पक्ष का निर्धारित और अधोरेखांकित एक महत्वपूर्ण कलम है। अभी फिलहाल राहुल गांधी जी नागपुर में आए थे और भाजपा ने आरोप किया है कि राहुल गांधी जी ने संविधान का अपमान किया है। दूसरी तरफ में राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो आए दिन संविधान के ऊपर तो चर्चा हो रही है, तो क्या इससे मतलब लोगों को उनका मन भटकाया जा रहा है? राहुल जी हमारे लिए एक आशा का किरण है। मैं उनकी दिल से उनके स्पिरिट को सलाम करता हूँ, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, हकीकत में वो दिखना चाहिए। फिर से मैं वही सवाल दोहराता हूँ कि संविधान ये कोई डायरी नहीं है, ये कोई छोटी सी डायरी नहीं है कि आप उसको दिखा के हीरो बन रहे हो। संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, संविधान हमारा कर्म ग्रंथ है। आज के हालत में अगर इस भारत देश का अगर कोई भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान है। मैं फिर से राहुल जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, या हमारे जो राहुल जी के चहेते लोग हैं उनके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रिय राहुल जी, आप संविधान की सुरक्षा की बात करते हो,
लेकिन संविधान की सुरक्षा करते करते आप ये भूल गए हो कि उस संविधान का आर्टिकल नंबर 1 सबसे पहला सेंटेंस ये लिखा गया है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का LLM का स्टूडेंट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, वकीली भी करता हूँ। मुझे मालूम है कि वो पहला आर्टिकल ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। किसी भी संविधान के कोई भी पन्ने पे हिंदुस्तान ये शब्द नहीं है। आदरणीय राहुल जी और आदरणीय हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, आप खुलेआम हिंदुस्तान हिंदुस्तान बयान करते हो, ये शब्द आपने लाया कहाँ से और क्यों आप बार बार उसका उपयोग करते हो, ये पहले बताए। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? आप संविधान अमल में लाने के नाम पे आप लोगों को गुमराह करते हो। संविधान को अमल में लाना है तो हर तबके को आपको हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार देना चाहिए। राहुल जी के स्पिरिट को मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ। वो कहते हैं कि कितने लोग दलित वर्ग से और ओबीसी से बड़े बड़े पदों पे है, 90 में से सिर्फ एक एससी है या 1-2 ओबीसी है, ट्राइबल तो है नहीं सुपर क्लास 1 पोस्ट पे। तो ये आज की अपॉइंटमेंट नहीं है, आदरणीय राहुल जी ही अपॉइंटमेंट काफी पहले की हुई है। उस वक्त आप ही की सरकारें थी। राहुल जी और नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में संविधान बनने के बाद में हर तबके को न्याय मिले, इसलिए मागास वर्ग आयोग बने हैं, केंद्रीय आयोग बने हैं और राज्य आयोग भी बने हैं। सबसे पहले सबसे पुख्ता अगर आयोग कोई बना था तो वो था काका कालेलकर आयोग। लेकिन काका कालेलकर आयोग बनने के बाद में उस आयोग के अध्यक्ष को ही ये कहा गया, उस वक्त के प्रधानमंत्री के माध्यम से, अब कौन थे आपको मालूम है, सबसे लाडले प्यारे हमारे चाचा नेहरू जी थे, उन्हीं के माध्यम से ये कहा गया कि भले ही मैं इस आयोग का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस आयोग के जो रिकमेंडेशंस है वो लागू करने के हक में मैं नहीं हूँ, वो लागू ना हो, और उस पर उनको सही करने लगे और उनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद में जो एक दूसरा आयोग आया, उसका नाम है मंडल आयोग। मंडल आयोग को लागू करने के लिए कांग्रेस कभी अगुवाई कर नहीं रही थी, ना बीजेपी कर रही थी, लेकिन थैंक्स टू रिस्पेक्टेड वीपी सिंह साहब, उन्होंने अपनी कुर्सी जाने मंजूर किया, कुर्सी को लात मारी, लेकिन मंडल आयोग लागू किया। वो हुआ है सिर्फ मंडल साहब के भरोसे, वीपी सिंह साहब के भरोसे और माननीय कांशीराम साहब के भरोसे। फिर बाद में आया 2005 में सुदर्शन नच्छीपन आयोग। ये सुदर्शन नच्छीपन आयोग 17 जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है राज्यसभा के अलग अलग स्टेट के, उन्होंने वो बनाया है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उस आयोग को टेबल पे भी नहीं रखा। तो आप बात तो करते हो लेकिन अमल नहीं करते हो। तो राहुल जी, अब हम आप पे विश्वास कैसा करें? मोदी साहब, आप जब सत्ता में आने के पहले चरण में आप थे, लेकिन 19 में जब सरकार बनने की नौबत आई तो 2017 में उस वक्त के गृह मंत्री थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद में जाति है जनगणना करेंगे, लेकिन उन्हीं की सरकार आने के बाद में वर्तमान जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वो ओबीसी प्रवर्ग से है और खासकर वो पिछड़े जाति के तेली कम्युनिटी के है, जिसकी लोक संख्या आज के हालत में 19 करोड़ है। क्योंकि मैं भी उसी कास्ट को और कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जाहिर किया है कि देयर इज नो नीड ऑफ कास्ट वाइज सेंसस इन इंडिया। तो आप पे हम विश्वास कैसा करें? अंत में आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो इस देश में जिस संविधान ने हर इंसान को, हर नागरिक को अपने अच्छे कैंडिडेट को चुन के देने का, मत देने का जो अधिकार दिया है, मैं उसको मतदान नहीं कहूँगा, वो मताधिकार है। वो दान ना करे,
वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और जो घरानेशाही से, परंपरा से, सरंजामशाही से पैसे वाले जो ताकतवर उम्मीदवार के नाम पे ये जो बार बार उनको भ्रष्टाचारी लोगों को चुन के देते हैं, मुझे लगता है कि जैसे ये कहा जाता है कि भाई जैसा राजा तैसी प्रजा, लेकिन हकीकत में मैं ये भी कहने के लिए मजबूर हूँ, जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर प्रजा को ही लगता है कि हमारा उम्मीदवार भ्रष्टाचारी होना चाहिए, उनको दारू देने वाला, मटन खिलाने वाला, पैसे बांटने वाला, प्रलोभन देने वाला होना चाहिए, तो वैसी ही सरकार आएगी। अगर अच्छी सरकार आनी है तो लोगों ने अच्छे कैरेक्टर के, उम्दा कैरेक्टर के, जो भ्रष्ट नहीं है, जो प्रामाणिक है, जो आदर्शवादी है, जिनमें कुछ इथिकल मेरिट्स है, ऐसे लोगों को चुन के देना चाहिए, तभी भारतीय संविधान सुरक्षित रह सकता है, ये मेरा मानना है। सर जी, आप एक उच्च शिक्षित प्रत्याशी है, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आपने डॉक्टरेट की है, आप वकालत करते हैं, LLM किया है, तो आप ये बताइएगा कि एक कर्मचारी जीवन के 30 साल सरकारी नौकरी करता है, उसके बाद में उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है, नहीं दी जाती है, और एक तरफ में विधायक और सांसद जो चुनकर आते हैं तो उनको एक 2-3 पेंशन मिलती है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए सर, आपने जो मैंने बयान किया है, लिखित रूप से बयान किया है मेरे ये जाहिरनामे में, मैंने ये कहा है कि अगर लोग मुझ पे विश्वास करके मेरे अच्छे विचारों को अगर वो सुनते हैं, समझते हैं, और मुझे लगता है कि चेंज इज अ मस्ट, बदलाव होना चाहिए। सरकार बदलने से सर कुछ नहीं होगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी ये देश के हालात नहीं बदलेंगे। ये गांधी जी ने भी कहा था, ये बाबा साहब भी कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा है, ये सुभाष बाबू ने भी कहा है, और ये हमारे सबसे लाडले जो भगत सिंह साहब है उन्होंने भी ये कहा है, इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंज, एक्सेप्ट द थिंग, चेंज इट, एंड इफ यू कैन नॉट चेंज द थिंग, एक्सेप्ट इट। अगर आपको कोई एक अच्छा बदलाव चाहिए तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। लोगों ने भी अपनी राय बदलनी चाहिए, अच्छे लोगों को चुन के देना चाहिए। मैंने मेरे इस जाहिरनामा में या संकल्पनामे में ये लिख के दिया है कि अगर लोग मुझे चुन के देते हैं, और मुझे विश्वास है कि लोग मेरे साथ में रहेंगे और मेरे विश्वास को वो स्वीकार करेंगे, अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं आमदारकी की कोई तनख्वाह या कोई भत्ते या कोई पेंशन नहीं लूंगा, ये मैंने लिख के दिया है। तो जिनको लगता है कि हम समाज सेवक है, वो पहले ये कहे कि हम अगर चुन के जाते हैं तो हमको जनता की सेवा करनी है, हम पेंशन नहीं लेंगे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम कोई भत्ते नहीं लेंगे। एक स्लोगन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो हमारा खास स्लोगन है, प्रस्थापितों की जनसेवा तो बहाना है, असल में उन्हें परिवार चलाना है। हमें परिवार नहीं चलाना, हमको देश चलाना है। बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बरकरार रखना है, और ये 2024 की महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी नहीं तो कभी नहीं, इस दिशा में ये करवट लेने जा रहा है। लोग समझदार है, मुझे लगता है कि समझदारी से लोगों ने किसकी सत्ता आती है, इसके बजाय कैसी सत्ता आनी चाहिए, इस प्रयास में वो मतदान करें। और मजबूत सरकार आपको न्याय कभी नहीं देंगी। जो मजबूर है वो सरकार, मिलीजुली सरकार ही आपको न्याय दे सकती है, जो न्याय हमको VP सिंह साहब ने जनता दल के वक्त दिया था। रथ यात्रा रोकी गई, बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, बाबा साहब की तस्वीर, तैल चित्र संसद भवन में लगाया, और सबसे बड़ा जो मंडल आयोग है वो आयोग लागू हुआ सिर्फ 3 सांसदों के बदौलत, और वो करिश्मा कर दिखाया हमारे मान्यवर बहुजन नायक कांशीराम साहब ने। उन्होंने कहा हो शकत है, हो सकता है, बशर्ते हमको खुद को बदलना पड़ेगा, और ये बदलने का दौर है। दुनिया बदले ये कहने के बदले मैंने बदलना चाहिए तो ही दुनिया बदलेगी, और ये बदलाव इस वक्त के 2024 के महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको देखने के मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।